नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी की। 11 जनवरी 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हो गई थी। पाकिस्तान से युद्ध जीतने के बाद दोनों देशों में समझौते के लिए वो ताशकंद गए। आखिर उस दिन और खासकर उस रात क्या हुआ था जो दिन में पाकिस्तान से संधि करने वाले शास्त्री जी के लिए वो रात आखिरी रात साबित हुई। जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल, इसकी शान बनाए रखना है। ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। ये आवाज है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की। ये दो नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है, एक जय जवान और एक जय किसान। जिनके जय जवान जय किसान के नारे ने हिंदुस्तान के किसानों को ज्यादा अन्न उपजाने की प्रेरणा दी, तो जवानों को दुश्मनों से जमकर लड़ने की दिलेरी और हिम्मत दी। शास्त्री की वो हौसला अफजाई और शानदार रहनुमाई ही थी कि 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के पांव उखड़ गए और उसे ताशकंद में संधि की मेज पर आना पड़ा। लेकिन युद्ध के बाद शांति की वो रात 11 जनवरी 1966 की थी, जिसमें हिंदुस्तान ने अपने इस प्रधानमंत्री को खो दिया। मिडनाइट होगी या उससे थोड़ा सा पहला, तो आई वॉज ड्रीमिंग कि शास्त्री हैज डाइड। तो उतने देर में ही टक 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 मेरे दरवाजे पे आया। तो मैं खोला दरवाज़ा तो एक बड़ी लेडी रशियन कहने लगी, योर प्राइम मिनिस्टर इज डाइंग। आखिर कैसी थी शास्त्री जी की वो आखिरी रात जो देश के सामने शोक और एक अंतहीन प्रश्न छोड़कर चली गई। उन्नीस के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया था। पाकिस्तान ने सोचा था कि 1962 के चीन वाले धोखे को वो दोहरा देगा, लेकिन शास्त्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसके बाद सोवियत संघ की पहल पर ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच 10 फरवरी 1966 को एक समझौता हुआ। प्रधानमंत्री शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच यह समझौता दोपहर के वक्त हुआ था। समझौते के बाद एक पार्टी रखी गई थी, लेकिन शास्त्री जी को अगली सुबह अफगानिस्तान जाने की जल्दी थी, इसीलिए वो पार्टी से भी जल्द ही निकल गए। उस शाम को पार्टी थी। हमारे टी.एन. कॉल जो एम्बेसडर हैं वहाँ ओडिशा में, उन्होंने दी थी इन ऑनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री अपने सहयोगियों के साथ रात 10 बजे तक अपने कमरे में आ चुके थे और अब चर्चा इस बात पर हो रही थी कि उन्हें इस्लामाबाद जाना चाहिए या नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा था कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने प्रधानमंत्री शास्त्री को इस्लामाबाद आने का न्योता दिया था। शास्त्री जी के कुछ खास सहयोगी नहीं चाहते थे कि अयूब खान पर यकीन करके प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाएं, लेकिन युद्ध जीतने के बाद शास्त्री शांति ही चाहते थे। लेकिन अफसोस वो घड़ी नहीं आई। एक विदेशी धरती पर ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। माँ कहती थी, अब तो नहीं है, कि किसी ने उनको ये कहा था, लिख कर दिया था कि आप जो हैं, आपका ध्यान जो है वो किसी दूसरे जमीन पर होगा। मीटिंग के बाद शास्त्री जी ने अपने निजी रसोइये रामनाथ से खाना लगाने को कहा।
शास्त्री जी को खाने में आलू पालक की सब्जी और कढ़ी परोसी गई। वो खाना सोवियत रूस में भारत के राजदूत टीएन कॉल के घर से बनकर आया था, लेकिन वो खाना रामनाथ ने नहीं बल्कि जान मोहम्मद ने बनाया था। किचन में जान मोहम्मद की मदद के लिए 2 रूसी महिलाएं भी थीं जो खुफिया विभाग से आती थीं, और शास्त्री जी का भोजन और पानी वो पहले चख कर जांच लेती थीं। जिस वक्त शास्त्री जी भोजन कर रहे थे उसी वक्त फोन की उनकी घंटी बजी। दूसरी तरफ उनके सहायक वेंकटरमन थे। वेंकटरमन ने उन्हें बताया कि हाजीपीर और तिथवाल जैसे इलाके पाकिस्तान को वापस किए जाने से विपक्ष उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इससे शास्त्री जी थोड़े तनाव में आ गए। उन्होंने तुरंत भारत से काबुल में अखबार मंगाया, जहां उन्हें अगली सुबह जाना था। शास्त्री जी इस मुद्दे पर अपने घर वालों की राय भी जानना चाहते थे। 2 दिन से उनकी घर पर बात नहीं हुई थी, तो लगे हाथ उन्होंने घर फोन मिला दिया। शास्त्री जी ने अपनी बेटी कुसुम से पूछा कि समझौते का फैसला तुम्हें कैसा लगा। बेटी ने सीधा जवाब दिया कि मुझे अच्छा तो नहीं लगा। शास्त्री जी ने कहा कि अम्मा से बात कराओ। वो अपनी पत्नी ललिता शास्त्री को अम्मा ही कहकर बुलाते थे, लेकिन बेटी ने जवाब दिया कि अम्मा आपसे बात नहीं करना चाहती। वो नाराज हैं क्योंकि आपने भारत का जीता हुआ हिस्सा पाकिस्तान को लौटा दिया। कि बड़ी लड़की जो कलसूम है उसने ले लिया टेलीफोन और उन्हें कहा अम्मा नहीं, वो आपने हाजीपीर और तिथवाल जो 2 पोस्ट थी ना जो कि हमने काउंकर की थी, और वो आपने वापस दे दी। शास्त्री जी के साथ उनकी सहायक जगन्नाथ सहाय भी ताशकंद गई हुई थी। उनके मुताबिक घर पर बात करने के बाद शास्त्री जी दुखी हो गए। शास्त्री जी के रसोइये और सहायक रामनाथ ने पेशकश की कि वो उनके ही कमरे में फर्श पर सो जाएंगे, लेकिन शास्त्री जी ने उनको मना कर दिया। ताशकंद के समय के मुताबिक रात के 1:30 बजे थे जब लॉबी में उन्हें जगन्नाथ सहाय ने लड़खड़ाते हुए देखा। उस वक्त शास्त्री जी ने कहा कि डॉक्टर कहाँ है। जब तक उनके डॉक्टर आर्यन चुग आते तब तक शास्त्री जी का देहांत हो चुका था। वो एक ऐसी रात थी जिसकी सुबह अब तक सवालों के कोहरे में घिरी हुई है। शास्त्री जी की मौत कई सवालों और रहस्यों में घिरी हुई है। खासकर उनके शव के नीले पड़ जाने से उनके परिजनों की शंका और बढ़ गई थी। इसकी सच्चाई जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। ताशकंद से जब लाल बहादुर शास्त्री का शव भारत लाया गया तो पूरा देश शोक और आंसुओं में डूबा था। लेकिन उनका शव देखने के बाद सबसे पहले उनके परिवार वालों का माथा ठनका। वो इसलिए कि शास्त्री जी का शरीर नीला क्यों पड़ गया था, उनके माथे पर सफेद दाग कैसे बन गया था, उनका खाना उनके रसोइये रामनाथ ने क्यों नहीं बनाया, उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। ये सवाल शास्त्री जी का परिवार उठाता रहा। उनका पार्थिव शरीर शास्त्री जी का यहाँ लाया गया तो मेरी माँ ललिता शास्त्री को तो बड़ा धक्का लगा और साथ में उनको बहुत बड़ा शक हुआ कि कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है। उनके माथे पर जो सफ़ेद दाग थे उसका कोई कारण कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बताते हैं, कहते हैं कि ऐसा देखने को नहीं मिला है और सांप के काटने से या जहर की वजह से ऐसा होता है कि सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। सीने से ऊपर मुंह उनका जो था पूरा शरीर धब्बे धब्बे पड़े, नीले थे, सफ़ेद नीले सफ़ेद ऐसे थे उसमें। हालांकि शास्त्री जी के साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर भी ताशकंद गए हुए थे। अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि उनको बताया गया कि शव को खराब होने से बचाने के लिए केमिकल और बाम लगाए गए थे, जिसके कारण उनका शरीर नीला पड़ गया था। लेकिन एक सवाल तो वो भी उठाते रहे कि ताशकंद में जिस कमरे में शास्त्री जी रुके थे उसमें कोई बज या घंटी तक क्यों नहीं थी। मैंने देखा कि जो उनके चप्पल थे वो तो सही थे, लेकिन जब चप्पल से ज़रा दूर, थोड़ी सी दूर जो थर्मस था वो उल्टा हुआ था। पर मैंने देखा कि उस कमरे में ना कोई बस था, ना कोई घंटी थी, कैसे बुलाया आदमी को। हालांकि कुलदीप नैयर भी कुछ सवाल उठाते रहे।
उनके मुताबिक कमरे में शास्त्री जी के स्लीपर तो अपनी जगह पर थे, लेकिन थर्मस जमीन पर गिरा हुआ था। साथ ही जो टेलीफोन रखे थे वो भी काफी दूरी पर थे, यानी बिस्तर पर बैठकर या लेटकर कोई कॉल नहीं कर सकता था। उस पर से परिवार वालों का सवाल था कि वो थर्मस गया कहां। एक शंका का सुई वहाँ पर भी घूमती है, क्योंकि वहाँ पर भी ये लोग कहते हैं कि बाबूजी जब आए तो बाबूजी के सब सामान तो मिल गया, लेकिन वो डायरी नहीं मिली। जिस थर्मस में पानी रखा जाता था वहाँ पर, वो थर्मस लौट के नहीं आया। तो इससे भी मेरी मान लेता है शास्त्री को बड़ा शक हुआ। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, जो 1977 तक लगातार अपने पद पर कायम रही। इसके बाद आई जनता पार्टी की सरकार ने जांच के लिए कमेटी बनाई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात बना रहा। ये भी कहा गया कि किसी विदेशी ताकत की साजिश हो सकती है, लेकिन अब तक ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त 13 दिन के अंतराल पर हिंदुस्तान ने 2 विभूतियों को खोया था। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री को और 24 जनवरी 1966 को विमान दुर्घटना में वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा को। अब तक इस पर यह प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि ये संयोग है या साजिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाल बहादुर शास्त्री ईमानदारी के चरम पर पहुंचे हुए व्यक्तित्व के थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल भले ही 18 महीने का रहा हो, लेकिन उसकी छाप अब तक अमिट है। ये सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में खोने की नौबत आई। नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रुभीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। ये एक दुखद इत्तेफाक था कि हिंदुस्तान के 3 शुरुआती प्रधानमंत्रियों का निधन पद पर रहते हुए ही हो गया। इनमें लाल बहादुर शास्त्री का निधन विदेश में हुआ, और उस वक्त हुआ जब भारत पाकिस्तान से युद्ध और अकाल के बीच खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। शास्त्री जी ने पाकिस्तान को हराकर भारत के माथे पर लगे चीन से हार के दाग को धो दिया था। युद्ध खत्म होने के 4 दिन बाद 26 सितंबर 1965 को रामलीला मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए शास्त्री जी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पर कुछ इस तरह चुटकी ली। पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। वो इतने बड़े आदमी हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली की तरफ चलने की तकलीफ क्यों दी जाए, तो क्यों ना हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल करें। इतिहास का वो ऐसा युद्ध था जिसमें प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने जवानों और किसानों को एक धागे में बांध दिया। 1965 में अकाल भी पड़ा था, और उसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी दी कि पाकिस्तान से लड़ाई बंद नहीं की तो अमेरिका से PL 480 के तहत मिलने वाले लाल गेहूं की आमद बंद कर दी जाएगी। उस धमकी से डरने की जगह शास्त्री जी ने देशवासियों के सामने हर सोमवार की शाम उपवास रखने की प्रार्थना रखी। शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री के मुताबिक शास्त्री जी ने पहले अपनी पत्नी ललिता शास्त्री से पूछा कि क्या आज शाम मेरे बच्चे बगैर खाना के रह सकते हैं। अगर वो भूखे रह सकते हैं तो मैं देशवासियों से ऐसा करने के लिए कहूंगा। जब उनके बच्चे बगैर खाना के रह लिए तो शास्त्री जी ने देशवासियों से यह अपील की। शास्त्री जी की ईमानदारी की बुनियाद पर नया हिंदुस्तान बना। एक राजनेता को कितना ईमानदार होना चाहिए, उसकी कहानी उनके एक बेटे सुनील शास्त्री बताते थे। शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में एक कार मिली हुई थी, लेकिन एक दिन ड्राइवर से चाबी लेकर उनके बेटे सुनील शास्त्री अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए चले गए। शास्त्री जी को जब पता चला तो उन्होंने ड्राइवर से पता किया कि गाड़ी कितनी चली है। ड्राइवर ने कहा कि 14 किलोमीटर, तो शास्त्री जी ने अपनी जेब से पेट्रोल का पैसा भरा। ये ईमानदारी गांधी जी के नेतृत्व में चले राष्ट्रीय आंदोलन की छाया से निकली थी। उसी का नतीजा था कि जब कामराज योजना के तहत शास्त्री जी ने गृह मंत्री का पद छोड़ दिया तो 500 रुपए की सांसद वाली तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल हो गया था। तब अखबारों में लेख लिखकर वो परिवार चलाते रहे, और इसी कड़ी में हर दम उनका साथ दिया उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने। लेकिन जिंदगी के आखिरी वक्त में वो उनके साथ नहीं थी।
हमेशा एक मन में रहा। उनका कारण क्या था कि उनको लगता था कि वो थी नहीं साथ में उनके। अगर अम्मा गई होती बाबूजी के साथ तो एक अलग बात होती। कई बार इतिहास की धाराएं एक राष्ट्रीय नायक के चले जाने से बदल जाती है। 11 जनवरी 1966 को भी ऐसा ही हुआ था। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।